तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्लास 6 का हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 था, वह एक वन शॉट लेक्चर था जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर लेक्चर 1 को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर 1, क्योंकि लेक्चर 1 हम लोग वन शॉट लेक्चर देखे थे, उसमें एक शॉट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर दिए थे। आप पूरा चैप्टर A to Z लाइन बाय लाइन आपको समझाए थे, क्योंकि वह एक तरफ से इंट्रोडक्शन चैप्टर था कि हम लोग इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे इस किताब में उसी के बारे में बताया गया था। ठीक, किताब का हमारा सबसे आगे का कूट जो होगा ना, कूट इसी प्रकार का होगा। आप लोग अगर बुक खरीदेंगे तो कूट इस प्रकार का कुछ होगा। ठीक, अच्छा चलिए, इसका नाम क्या है बुक का हमारा? अतीत से वर्तमान, या अतीत से वर्तमान। ठीक, भाग 1, अतीत से वर्तमान भाग 1। तो इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा क्लास 6 का। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को फटाफट अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, तब हम अपने आज के लेक्चर के पास जाते हैं। आप लोग फटाफट अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस बुक का प्राइस आपको पता है, इस बुक का प्राइस, इसका बुक प्राइस कुछ नहीं है। देखिए लिखा है निःशुल्क वितरण, यानी कि आपको बुक फ्री मिल जाएगा आपका सरकारी स्कूल में, इसका कोई प्राइस नहीं है। ठीक, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए 2024-25 का लाए हैं, यानी कि लाइव अपडेट द न्यू बुक है। ठीक, अभी 2024 का सेक्शन है, इसलिए 2024-25 का है। ठीक, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हम लोग चलते हैं हमारा मेन रूप से लेक्चर नंबर 2। देखिए ये हमारा चैप्टर 1 था, हमारा अतीत चैप्टर 1 वन शॉट लेक्चर इस पर ख़त्म कर दिए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। आज हम लोग देखेंगे कब, कहाँ और कैसे। ठीक, इसमें हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, पता नहीं, लेकिन हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। कब, कहाँ और कैसे चैप्टर पर चलते हैं हम, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और इस प्रकार से आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, लगेगा ना कि आप इस हिस्ट्री की दुनिया में खोए हुए हैं। ठीक, जैसे आप क्लास 10 का हिस्ट्री का बुक का नाम है हम इतिहास की दुनिया, और क्लास 6 का नाम है अतीत से वर्तमान। ठीक, तो हम लोग अतीत से वर्तमान पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 है कब, कहाँ और कैसे। ठीक, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। आप लोग शेयर कर दिए हैं तो फटाफट लिख दीजिए वी आर रेडी सर, हमने शेयर कर दिया, हम पढ़ाई के लिए स्टार्ट है, कमेंट में लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में दिया गया है अध्याय 2 है, लिखा हुआ अध्याय 2 कब, कहाँ और कैसे। कह रहा है सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न मतलब टीवी पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी कि, और पिंकी बोली, इतने वर्ष पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी जो सोनी के 5 वर्ष बड़ी थी, इस प्रश्न को उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। ठीक, तो पिंकी सोनी से पूछा कि इतना वर्ष पहले क्या हुआ था, यह कैसे पता लगा। तो देखिए लिखा गया है हजारों साल पहले क्या हुआ है यह कैसे पता लगाएं। हजारों साल पहले क्या हुआ है इसे कैसे पता लगाया जाता है। तो देखिए लिखा गया है कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद से ले लेते हैं। कल क्या हुआ था हम लोग अखबार में देख लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था यह हमें अपने माता पिता या दादा दादी से, नाना नानी से जान लेते हैं कि 10-20 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन हज़ारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री में ही हमें प्राप्त होता है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। ठीक, यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। ठीक, तो हज़ारों वर्ष पहले क्या हुआ था ये हमें कहाँ प्राप्त होगा, इतिहास में। ठीक, देखिए जो आपका ये चैप्टर है ना, मतलब कि चैप्टर नहीं पूरा बुक है ना, अतीत से वर्तमान, आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है ना, एक तरह से बोल रहे ना कि स्टोरी बुक है। ये आपका सिलेबस नहीं है, पढ़ाई का चीज़ नहीं है, एक बढ़िया कहानी के रूप में दिया है। जब आपको इसको चैप्टर को पढ़ाएंगे ना, सभी चैप्टर्स को, तो आपको लगेगा ना कि सामने टेलीविज़न पे कहानी चल रहा है, कहानी सुन रहे हैं टीवी पे। मतलब कि कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए, कहानी किस प्रकार से। जब हम इस बुक को पढ़े थे ना तो बहुत मज़ा आता है, इस बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये कहानी की तरह दिया हुआ, एकदम बेसिक चीज़ दिया हुआ है कि क्या क्या हुआ था हज़ारों साल पहले। बहुत बढ़िया चीज़ है इस बुक में। आप लोग एकदम ध्यान लगाए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ हर वीडियो को देखिएगा। ठीक, हर वीडियो का, हर चैप्टर का लेक्चर देखिएगा। ठीक, आपको बहुत मज़ा आएगा इस हमारा इतिहास पढ़ने में। ठीक, आकर अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का स्थिति क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है।
कह रहा है इस क्रम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 खंड निर्धारित किए गए हैं। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया, ठीक। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल एवं तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आप लोग फटाफट अपना कॉपी उठाइए। हमने आपको एक HW भी दिया था, याद है? अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा तो HW कैसे याद होगा? तो उसमें आपको दिए थे कि क्या क्या चैप्टर, कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसको नोट करने के लिए बोले थे। जैसे चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, इसके बारे में हम आपको 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में नोट करने के लिए कहे थे। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप ही कर लीजिएगा, ठीक। देखिए कह रहा है ना कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। आप कॉपी उठाइए, कॉपी में लिखिए इतिहास, यहाँ लिखिए इतिहास लिखने के बाद ऐसे 3 कालखंड बना दीजिए, 3 को अलग अलग बना दीजिए। यहाँ लिखिए आधुनिक, मध्य, प्राचीन, ठीक। आधुनिक, मध्य, प्राचीन। तो इतिहास का कितने कालखंड में बांटा गया है? 3 कालखंड। पहला प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, ठीक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कभी नहीं बाधा नहीं बन सकते। कोई भी विभाजन इस प्रक्रिया में कभी बाधा नहीं बन सकते हैं, ठीक। क्योंकि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब ये 10 मिनट पहले आप क्या किए थे ना, ये भी एक इतिहास बन गया है, ठीक। आगे चल लिखा रहा है ना, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभ क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि भारत में प्राचीन मानव जाति का आरंभ कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 700 से 750 ईस्वी में भारत में मानव जाति का विकास हुआ था। भारत में मानव जाति रहने लगे थे। अभी हम लोग भारत देश में रह रहे हैं ना, तो भारत देश में सबसे पहले मानव जाति का विकास कब हुआ था? लगभग 700 से 750 ईस्वी में, ठीक। कह रहा है आगे पढ़, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको कोई अति करने की जरूरत नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का PDF या फिर आप जाकर बुक खरीद लीजिएगा, आपको स्कूल में मिल जाएगा बुक। आप सर से मांगिएगा, प्रिंसिपल सर से जो आपके स्कूल का होंगे, क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक आपको दे देंगे। या फिर स्कूल में नहीं मिल रहा है तो आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का लिंक दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF दे देंगे, ठीक। कह रहा है इसके आरंभिक यानी प्रारंभिक चरण में पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, ठीक। लिखा गया है क्योंकि उस युग की घटनाओं को कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। 700 से लेकर 750 ईस्वी की घटनाओं का कोई भी लिखित क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहर का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, ठीक। लिखा गया है, देखिए यहाँ पर बोला था ना सबसे पहले कि जो हमारा भारत है, भारत में प्राचीन काल मानव जाति का आरंभ क्रियाकलाप 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से निर्धारित किया जाता है, ठीक। उसके बाद लिखा है इसके प्रारंभिक चरण, सबसे पहले मानव जाति का उसे निर्धारित किया गया है ना कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, लेकिन आरंभिक चरण, सबसे पहले का चरण कह रहा है को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि उस युग की घटना का कोई क्रमबद्ध अभी तक लिखित सबूत नहीं मिला है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीख लिया था। पहिया गोल होता है ना, उसका उपयोग सीख लिया था, ठीक। आग जला करके जो आदिवासी होते थे शिकार को अपना भूंज के खाते थे और फिर पहिया का उपयोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक। खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस जैसे सुनिएगा जैसे कहानी चल रहा है, क्योंकि आपका बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आप पूरा बुक को पढ़ जाइएगा ना तो लगेगा ना कि वाह क्या बात है, एकदम पूरा एकदम इंटरेस्टिंग बुक है आपका, एकदम बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आप लोग ध्यान से कहानी को सुनिएगा, एकदम कहानी है, एक पढ़ने वाला कुछ चीज़ नहीं, सिलेबस नहीं है आपको पढ़ने के लिए कि रटना पड़ेगा। आप लोग कहानी एकदम सुनिए, जैसे दादा दादी कहानी सुनाते हैं ना, उस प्रकार से कहानी है। कह रहा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। जो छोटे छोटे राज्य बने थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य
सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल था मध्यकाल का अंत हो गया। ठीक, मध्यकाल का अंत हुआ, 18वीं शताब्दी में आधुनिक काल आरंभ हुआ था। ठीक, कह रहा है आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए हैं। ठीक, पश्चिमी देश जैसे यूरोप, अमेरिका, ये सब है ना, यूरोप है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन, ये सब है ना पश्चिमी देश, उसके द्वारा नए नए विचार भारत में लाए गए थे, तो तभी से आधुनिक काल स्टार्ट हुआ था। ठीक, देखिए हमारा चैप्टर 1 था, वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम लोग इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इतिहास कब से कब तक कैसे कैसे बना है। ठीक, क्या क्या इतिहास रहा है, लेकिन मेन रूप से हमारा चैप्टर 3 से इंटरेस्ट कहानी का शुरू होगा। जो हमारा चैप्टर 3 है उससे आपका इंटरेस्ट कहानी का शुरू होगा कि क्या क्या कहानी पढ़ना है, कैसे कैसे आदिवासी होते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया फोटो भी रहेगा कि कैसे आदिवासी कुत्ता पालते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब बाघ के खाल पहन के शिकार कैसे करते हैं, सब चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा कि आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ था, पश्चिमी देश में कौन कौन से देश आते हैं, सब पूछा जाएगा ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिए कहानी को। ठीक, कह रहा है आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में भी विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जो विदेशी लोग थे वो हमारे देश का जो संसाधन होता है, संसाधन क्या होता है, तो संसाधन मतलब होता है ना कि चीज़ जैसे में हो गया धान, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी, सब क्या हो गया, सब संसाधन हो गया। ठीक, इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक, तो उपनिवेशवाद क्या है, जब विदेशी देश आके, दूसरे देशों के लोग आके हमारे देश से लाभ प्राप्त करने लगते हैं, किसी और देश पे आके, जैसे दूसरे देशों के लोग आके हमारे देश में आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करने लगते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक, आर्थिक संसाधन मतलब कि दूसरे देश से, इंग्लैंड से, स्पेन से, पुर्तगाल से लोग आए हैं और हमारे देश में आ करके सोना चांदी सब लूट के चले गए हैं। यहाँ के बहुत सारा चीज़ों को, हीरा मोती, सोना चांदी और धान गेहूँ सब, चावल वावल सब यहाँ से लेके चले गए थे, तो इसे क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। ठीक, तो उपनिवेशवाद क्या है, तो इसका परिभाषा लिखा गया है। उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी उन्नत शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार किया जाता है और उसका आर्थिक शोषण किया जाता है। जैसे भारत देश कमजोर देश था और इंग्लैंड बड़ा सब बरियार देश था, उन्नत देश था, तो आके भारत पे अपना कब्जा कर लिया था और अधिकार करके हमारा भारत देश को जो सोने का चिड़िया था उसको लहू लहान चुनिया करके छोड़ दिया था, पूरी तरह से नोच लिया था भारत देश को, आर्थिक शोषण पूरा किया था। तो इसे क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। अंग्रेज कौन था, उपनिवेश था भारत अंग्रेज का पहले। ठीक, कह रहा है आगे, स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। तो आप लोग को कमेंट करना है कि भारत आज़ाद कब हुआ था, हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद कब हुआ था। ठीक, आप लोग फटाफट कमेंट कर के बता दीजिए हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था। ईस्वी तो यहाँ बताया गया 1947 ईस्वी। चलिए हम आपको महीना ही बता देते हैं, अगस्त महीना में हुआ था, अगस्त 1947। अब कितना अगस्त को हुआ था ये आपको बताना है। ठीक, कमेंट में बताना है किस अगस्त को हुआ था, कितना अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, आगे देखिए, इसी के साथ आज़ादी मिली भारत को और नया संविधान बना। सत्य और अहिंसा पे आंदोलन हुआ था भारत में, जो गांधी जी किए थे, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। जो जनता हो, जिस शासन कहते हैं, लोकतंत्र है, प्रतिनिधि द्वारा शासन करते हैं। ठीक, यही काल भारत को आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व कराता है। ठीक, तो आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व कौन कराता है, तो यही काल है जब भारत में संविधान बना, लोकतंत्र बना, फिर लोग इतिहास के बारे में पढ़ने लगे। ठीक,
आगे देखिए, आगे कह रहा है मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, मानव जाति का इतिहास हम लोग कैसे जानते हैं। तो देखिए लिखा गया है, मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोत से मिलती है, जिनमें एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों यानी किताबों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक, तो पांडुलिपि क्या है, वो सभी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक, कहा गया है ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जो तार के पत्ता होता है ना, उस पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। ठीक, तो वही से हमें पता चलता है कि मानव जाति का इतिहास क्या रहा है, जिस पे लिखा हुआ होता है वो छोटा छोटा ताड़पत्रों पे जो पांडुलिपि लिखा हुआ होता है, पुराना किताब होता है, उसे कहते हैं पांडुलिपि। ठीक, पुराना किताबों को पांडुलिपि कहा जाता है, जो तार के पत्तों पे लिखा जाता था। ठीक, तो उसमें लिखा जाता है कि कैसे अभी वर्तमान समय सभी राजाओं के बारे में लिखा जाता था, कौन कौन राजा है, कैसे राज करता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, विज्ञान, औषधि, मान्यता, धार्मिक विचार, सब के बारे में, आम लोगों का जीवन के बारे में लिखा जाता है। उसी से हम लोग पढ़ते हैं कि लोगों सामाजिक के लोगों का इतिहास कैसा रहा है। ठीक, बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, कुछ पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा में गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। ठीक, तो पटना का कौन है, खुदाबख्श लाइब्रेरी। तो जब भी आप पटना घूमने आइएगा तो इस लाइब्रेरी में ज़रूर जाइएगा, यहाँ पे आपको पांडुलिपियों के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक, जब भी पटना घूमने आइएगा तो इस लाइब्रेरी में जाइएगा। क्या नाम है, खुदाबख्श लाइब्रेरी। इसमें आप लोग जाइएगा तो आपको प्राचीन पांडुलिपियाँ मिलेगी, जिसका आप पढ़ के प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, क्या नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। ठीक, आगे कह रहा है संग्रहालय और अन्य संस्थानों में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोत में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें कई संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में लिखे हैं। पांडुलिपि का देख सकते हैं, इस प्रकार से पांडुलिपि होता है। ठीक, ताड़पत्रों पे लिखी गई पांडुलिपि इस प्रकार से होता है। तार के पेड़ देखें ना, जिसको गांव देहात में हम लोग फेद्दा कहते हैं, उससे खाने वाला फेद्दा निकलता है, कोआ, फेद्दा में से कोआ निकलता है, तो वही ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, उसी को कहते हैं पांडुलिपि। ठीक, संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। ये चट्टान पे लिखा हुआ संदेश है, जो चट्टान पे लिखा जाता है। जैसे आप बड़ावर पहाड़ को जानते होंगे, तो बड़ावर पहाड़ पे भी चट्टान पे लिखा गया है, कई सारा संदेश लिखा गया है। ठीक, तो चट्टान पे जो लिखा जाता था ये इस प्रकार से होता है, इसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। इस प्रकार से बहुत सारा चित्र आप लोग म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। जो हमारा म्यूजियम होता है, लाइब्रेरी, म्यूजियम, इस में जाके आप बहुत सारे हिस्टोरियन चीज़ों को देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर जाइएगा घूमने। आगे कह रहा है हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख मतलब जो पत्थर पे लिखे जाते हैं ना, इसी को कहा जाता है अभिलेख। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना हमारा, यही है अभिलेख, पत्थर पे लिखा जाता था। ठीक, अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु के सतहों पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के संदेश और उपलब्धियां वर्णित है। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे। ठीक, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। तो जो अभिलेख होता था कहाँ लिखा जाता था, जहाँ अधिक लोग आवाजाही करते थे वहाँ पे लिखा जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, राजा के बारे में, इस देश के नियम कानून के बारे में पढ़ सकें। ठीक, आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें के विशेष अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि है। यानी कि जो हम लोग मिलता है ना, दबा हुआ, मिट्टी में दबा हुआ, ये सब मटका, सिक्का, यह अकबर के काल का सिक्का। ठीक, ये सब सिक्का पुराना पुराना मिलता है ना,
मूर्तियाँ मिलता है, चित्र मिलता है, बर्तन मिलता है, आभूषण मिलता है, औजार मिलता है, हथियार मिलता है। इस सब से भी हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, इससे भी हम लोग इतिहास पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जब इसको चेक किया जाता है, इसके बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है, तो इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, आगे कहा गया है ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में मानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन्हें अवशेषों को ज़मीन की खुदाई कर कर प्राप्त किया जाता है। जो इनके अवशेष होते हैं उन्हें ज़मीन की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। ठीक, तो पुरातात्विक वस्तु किसे कहते हैं? जो पुराने ज़माने का वस्तु होता है, बहुत साल पहले का, जो खोदने पे मिलता है, खदानों में, मतलब कि मिट्टी खोदने पे अंदर मिलता है दबा हुआ। ठीक, ये देख सकते हैं, इसे कहता है मृद भांड या सिक्का या मुहर। इस प्रकार से सिक्का मुहर होता था प्राचीन काल का जो मिला है। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहा है पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती है। कई सारे जानवर, पक्षी और मछलियों का हड्डियां मिलता है पुराने ज़माने का। ठीक, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे, पहले किस प्रकार के जीव पाए जाते, कैसी कैसी मछलियाँ पाई जाती थी, अनुमान लगाया जाता है। ठीक, अनाज एवं कपड़े के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक, तो जो ज़मीन में धंसा हुआ अनाज और कपड़े मिलते हैं, उससे पता चलता है कि लोग पहले क्या क्या पहनते थे पुराने ज़माने के लोग, और क्या क्या खाना खाते थे। आगे कहा है डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। ठीक, सोने के बैल का टुकड़े प्राप्त हुए, जिससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश डालता है। ठीक, तो मगध साम्राज्य के बारे में आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो और बढ़िया से पढ़ेंगे पटना के कुम्हरार नामक स्थान पर। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहा है इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातात्विक से संबंधित अन्य स्रोत के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। अतीत क्या है, अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलता है, तो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वो लोग, जो पुरातत्व के स्रोत होता है, पुराने ज़माने का चीज़ें होते हैं, उससे ही है अतीत का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं जो इतिहासकार होते हैं। ठीक, कह रहा है सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जब सिक्कों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो उसे कहता है मुद्रा शास्त्र। ठीक, तो सिक्के राजा के द्वारा चलाया जाता था और उस पर कोई राजकीय मुहर लगा रहता था। जैसे इस सिक्का पे देख रहे हैं, ये राजा का राजकीय मुहर लगा हुआ है, इस राजा का, यहाँ पे इस पे बैल का राजकीय मुहर है। ठीक, इस प्रकार से सिक्कों पे राजकीय मुहर होता था उस समय के पुराने ज़माने का। आगे कह रहा है खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्य प्रचलित है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति, जो रेडियो कार्बन विधि है ना, इससे वस्तुओं का उम्र पता लगाया जाता है कि वस्तु कितना साल पुराना है। ठीक, इसके बारे में केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ना है। जब हमको साइंस पढ़ाएंगे ना, तो रेडियो कार्बन विधि के बारे में पढ़ाएंगे बढ़िया से कि कैसे किसी भी वस्तु का, दुनिया में अधिकतर वस्तु देखते हैं ना आप लोग, सभी कार्बन से बना है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कार्बन से बना है। तो कार्बन 14 क्या है, कार्बन 12 क्या है, ये सभी के बारे में आपको इतिहास साइंस में बताएंगे। ठीक, इतिहास में, इतिहास क्या है, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह सुनिए, याद रहेगा। ठीक, रेडियो कार्बन विधि क्या है, तो लिखा गया है तिथि निर्धारण करने का यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। साइंस में पढ़ेंगे भौतिक शास्त्री यानी फिजिक्स। ठीक, सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। वह पूरी संसार के जितनी वस्तुएं हैं ना, सभी में कार्बन 14 पाया जाता है। ठीक, यानी सभी वस्तु किससे बना है, कार्बन से बना है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनसे निश्चित दर में छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं, तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि यह उससे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसे चिन्हित कर कार्बन 14
की मात्रा पता लगाकर किसी जीव की आयु निश्चित करते हैं। ठीक, तो इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि कार्बन 14 की मदद से किसी भी जीव का उम्र पता लगाया जाता है, किसी भी चीज़ का, कि वह कितना साल पुराना है। ठीक, आगे कहा गया है तिथियों का मतलब। तिथि का मतलब कह रहा है प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और सत्य संवत शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों का गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इनमें ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को आगे अंग्रेजी में BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक, ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से हुई। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही ईस्वी की शुरुआत हुई। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको कहा जाता है 0 ईस्वी, 0 वर्ष माना जाता है। ठीक, जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी लिखा है, धर्म 2009 ईस्वी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009 वर्ष से है। इसी प्रकार यदि कहीं 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म से अगर ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो जन्म से पहले, अगर ईस्वी लिखा हुआ था जन्म के बाद। ठीक, जैसे मान लिया जाता है हम लिखते हैं 2024 ईस्वी, तो इसका मतलब क्या है ईसा मसीह के जन्म के ईस्वी लिख देते हैं, ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद। अगर हम लिख देंगे 2024 ईसा पूर्व, 2024 ईसा लिख देंगे या पूर्व लिख देंगे, लेकिन इसी के साथ ईसा पूर्व लगा देंगे ना, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 2024 साल पहले। ठीक, याद रखेगा। तो ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है इस बीच चलते आया है। ठीक, अभी आप लोग जानते हैं 2024 ईस्वी, 2025 ईस्वी, 2026 ईस्वी। ठीक, आगे कह रहा है मिलता है, इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले का। ठीक, कह रहे तिथि निर्धारण को इस ग्राफ को समझा जा सकता है। ठीक, तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जन्म, सन ईस्वी यानी कि AD। ठीक, तो कह रहा है 5000 BC, फिर कहा गया है 50,000 BC, 10,000 BC, 1000 BC, 500 BC, 100 BC, 0। तो उसके बाद ईस्वी है, इधर क्या है, इधर है ईसा पूर्व यानी कि BC, इधर है ईस्वी। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया 50,000 BC यानी कि 50,000 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 50,000 साल पहले। फिर लिखा गया 10,000 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले। फिर लिखा गया है 1000 BC, अंग्रेजी में लिखेंगे BC और हिंदी में क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व लिखेंगे, ईसा पूर्व हिंदी में, अंग्रेजी में BC। ठीक, याद रखेगा। उसी प्रकार से हिंदी में लिखते हैं हम लोग ईस्वी ना, इसको अंग्रेजी में AD लिखा जाता है, AD। ठीक, सन ईस्वी को, तो उसे लिखा गया 2010 AD लिखा हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2010 साल बाद। अगर वही लिख 2010 के AD की जगह क्या रहता, BC रहता, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2010 साल पहले। जैसे यहाँ पर लिखा गया 1000 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। ठीक, इस प्रकार से इसको अनुमान लगाया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भौगोलिक पृष्ठभूमि। भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, तो देखिए कह रहा है प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। पहला क्या है, पहला है उत्तर एवं पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगल में प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक, पहला क्या होगा, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हो गया उत्तर का मैदान जो आपकी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों के सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक, तीसरा क्या है, दक्षिण पठार के अंतर्गत उत्तर के नर्मदा एवं
ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आती है। आप लोग सुने होंगे हिमाचल, विंध्य की पहाड़ियाँ, इस सब विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, इस सब के बारे में सुने ना जनगण मन में, यानी कि राष्ट्रगान में। ठीक कह रहा है सातपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पहाड़ियाँ क्या है? सातपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक, याद रखिएगा। चौथा क्या है? सुदूर दक्षिण के मैदान गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश वाले मिले हैं। ठीक, जितना भी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं वह सुदूर दक्षिण के मैदान है। ठीक, इस प्रकार से हमारा भारत का चित्र है। इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ दक्कन का पठार है, इसको देखें। कृष्णा नदी है, यहाँ सभी नदी के बारे में सभी चीज़ का जानकारी दिया गया। देखें पेनार नदी, तुंगभद्रा नदी, सभी के बारे में दिया गया है। पश्चिमी घाट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अरब सागर, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पेनार नदी, कावेरी नदी, दक्कन का पठार, इधर हो गया कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इस प्रकार से गोदावरी नदी है। यहाँ पे गंगा नदी को देख सकते हैं, यह है गंगा नदी, यहाँ से निकलती है। सॉरी, यहाँ से नहीं निकलती गंगा नदी, यहाँ से निकलती है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से निकलती है यमुना नदी, यहाँ से गंगा नदी। ठीक, यहाँ से गंगा नदी निकल के इससे ऐसे 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 यहाँ आके मिल जाती है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यही इसके बारे में बताया गया कि भौगोलिक पृष्ठभूमि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण के पठार, और चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान। पहला है उत्तर के पर्वत और मैदान, फिर उत्तर का मैदान, फिर है दक्षिण का पठार और दक्षिण का मैदान। उत्तर में पर्वत है लेकिन दक्षिण में पठार है, इसीलिए उत्तर का पर्वत, फिर उत्तर का मैदान, और फिर दक्षिण का पर्वत, सॉरी पर्वत की जगह पठार बोलिएगा, दक्षिण का पठार और दक्षिण का मैदान बांटा गया है 4 को। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे यानी कि रास्ते हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। अफगानिस्तान और ईरान से इन्हीं रास्तों के माध्यम से, दर्रा मतलब क्या होता है? रास्ता, दर्रा मतलब रास्ता। ठीक, तो इन्हीं रास्तों के माध्यम से अफगानिस्तान, ईरान से दूसरे देशों से भारत का संपर्क बना रहता है। ठीक, दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 6000 वर्ष पहले, करा 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया था। तो भारत में सबसे पहले गेहूं का फसल कहाँ उपजाया गया था? सबसे पहले भारत में, तो याद रखेगा कहाँ? मेहरगढ़ में। और ये पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे पहले भारत में गेहूं का फसल कहाँ उगाया था? मेहरगढ़ में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखेगा। भारत में सबसे पहले गेहूं का फसल कहाँ उगाया गया था? तो मेहरगढ़ में। गेहूं, जौ जैसी फसलें मेहरगढ़। ठीक, कब? तो 6000 ईसा मसीह के जन्म से 6000 वर्ष पहले, यानी कि 6000 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद लिखा गया है भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं पालतू बनाना शुरू किया गया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी कि 2500 ईसा पूर्व यानी कि 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। आज से 4700 वर्ष पहले, और फिर ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले। ठीक, आज से 4700 वर्ष पहले और ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक, आगे लिखा गया है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गोरो, खासी जनजातियाँ, मिश्मी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम पर ही यहाँ के आदिवासी समूह की पहचान की जाती है। ठीक, तो याद रखेगा, इस तीनों के बारे में जरूर याद रखेगा। गौरो, खासी जनजातियाँ, गोरो, खासी, जयंतिया, ये 3 गो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। कहाँ है? ये सब मेघालय है। आप लोग देखे होंगे मेघालय हमारा राज्य है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? आपको कमेंट करना है। ठीक, मेघालय का राजधानी आपको कमेंट करना है। ठीक, अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए मेघालय की राजधानी कहाँ है।
कह रहा है ना कि गारो खासी जनजातीय पहाड़ कहाँ है, मेघालय में है। इन पहाड़ से जब बारिश का सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मेघालय के मासिम राम में। ठीक, याद रखेगा, मासिम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, मासिम राम में। ये क्यों? क्योंकि इसके आसपास गारो खासी जनजातीय तीनों पहाड़ियाँ हैं। ठीक, याद रखिएगा। कह रहा है पहाड़ियों के नाम पे ही आदिवासी का समूह को पहचान किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। ठीक, जो विंध्य पर्वत है ना, वह विभाजक रेखा है भारतीय उपमहाद्वीप के बीच, यानी कि भारत को विंध्य पर्वत ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में बांटता है अलग अलग। ठीक, विंध्य पर्वत है विभाजक रेखा। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। ठीक, तो महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कब हुआ था? लगभग 3000 वर्ष पहले। कहाँ? विंध्य ब्रह्मगिरी स्थल पर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो अंडरलाइन कर दिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 वर्ष पहले लोगों ने महाभाषणी संस्कृति का निर्माण किया था। ठीक, महाभाषणी संस्कृति विंध्यगिरी पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी पर्वत के स्थल पर। ठीक, कितना? 3000 वर्ष पहले। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, इसलिए इसको महापाषाणी संस्कृति कहा जाता है। ठीक, पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक, तो महापाषाणी यानी महापत्थर, यानी कि जो मृत शरीर होता था उसको दफना कर उसके चारों तरफ बड़ा बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, इसी को महापाषाणी संस्कृति कहते हैं। ये पूरा एशिया का मैप दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा यहाँ भारत है, यहाँ विंध्य का पहाड़ उत्तर भारत को अलग करता है, दक्षिण भारत को अलग, यहाँ बीच में विंध्य का पहाड़ है। ठीक, इसी के बारे में बताया गया। विंध्य के पहाड़ियों द्वारा उत्तर एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम, गंगा द्वारा उसकी सहायक नदियां बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपा निमांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल धान उपजाया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे कि कोल्डिहवा एवं चोपा निमांडो में क्या हुआ था? सबसे पहले धान यानी कि चावल का खेती हुआ था। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो कोल्डिहवा। आपसे पूछेंगे जब हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे ना आपसे, तो पूछेंगे आपसे कि सबसे पहले धान का कहाँ उपजाया गया था, भारत में सबसे पहले धान कहाँ उपजाया गया था? तो चोपा निमांडो या फिर कोल्डिहवा के नगरों में। ठीक, ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले धान उपजाया गया था। सबसे पहले गेहूं कहाँ उपजाया गया था? ऊपर ही आपको बताया था सबसे पहले गेहूं के बारे में, वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहे थे। बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले धान गेहूं इस भारत में कहाँ उपजाया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले धान कहाँ उपजाया गया था? तो चोपा निमांडो या फिर कोल्डिहवा। कहाँ चले गया भाई? गेहूँ के बारे में आपको बताए दिए थे। ये तो हमारा लगता है चैप्टर 1 आ गया, हाँ चैप्टर 2 आ गया। चलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चलते हैं आगे आगे, ये सब हो गया है। तिथियों का मतलब भी आपको समझा दिए हैं, ये भी हो गया है। भारतीय उपमहाद्वीप, ये दर्रे हैं, इस सभी के बारे में आपको बता दिए हैं। विभाजक रेखा, विंध्य ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में बता दें। ठीक, सबसे पहले भारत में सबसे पहले गेहूं का खेती कहाँ हुआ था? देखिए अभी आप लोग अगर नहीं लिए थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेहरगढ़ जैसे में हुआ था। ठीक, गेहूं और जौ का खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मेहरगढ़ गेहूँ और जौ के लिए। ठीक, और सबसे पहले धान का कहाँ हुआ? तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले धान कहाँ उपजाया गया था? तो चोपा निमांडो या फिर कोल्डिहवा में। ठीक, आगे कह रहा है उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा एवं दक्षिण में क्षेत्र प्राचीन के मगध नाम से जाना जाता था। वो जो उत्तर भारत में बहने वाली गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी का दक्षिण का क्षेत्र यानी जैसे बिहार हो गया हमारा ना, पटना, ये सब क्या मगध था, मगध साम्राज्य का सब अंश था। ठीक, प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, ये सब थे ना मगध साम्राज्य के शासक थे। ठीक, इसके बाद भौगोलिक रूपरेखा लिखा गया है। भौगोलिक रूपरेखा
के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्र जैसे अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से मानव जाति का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। ठीक, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का अलग अलग राज्य बड़ा बड़ा राज्य का विस्तार हुआ था। ये लोग आपस में पहाड़ियों और रेगिस्तानों, नदियों को पार करके खरीद बिक्री भी करते थे। ठीक कह रहा है। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का द एंड होता है। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे और आगे देश का नाम कैसे पड़ा था भारत, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देश का नाम भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, ये सब है ना हमारे देश का नाम। ये सब हम लोग अगला लेक्चर 2 में देखेंगे। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कम से कम एक मित्र के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम एक मित्र के पास, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर चैप्टर 1 को आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाकर चैप्टर 1 को पढ़ लीजिए। चैप्टर 1 में हमने 1 शॉर्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग एक लेक्चर में ही पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिए थे। इसमें लगता है 2 लेक्चर लग जाएगा, 2-3 लेक्चर। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।